नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आज आप लोग देखेंगे कि चांद पर होंगे हम लोग। लैंडर विक्रम की भारतीय समयानुसार शाम 6:04 होनी है लैंडिंग। इसरो ने जताया विश्वास हम होंगे कामयाब इसमें। और सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचने को चंद्रयान 3 तैयार है। और आप देखेंगे कि इसमें चंद्रमा पर पहुंचकर अलग होगा अलग अलग हो गए लैंडर और रोवर, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और चंद्रयान भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचने को तैयार है। 140 करोड़ भारतीयों समेत पूरी दुनिया की निगाहें उस क्षण पर टिकी हैं जब भारतीय समयानुसार शाम 6:04 लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये आप देखिए अहम है ध्रुवीय क्षेत्र। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण उनके द्वारा पेश की जाने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग भूभाग है और इसलिए अभी अज्ञात बने हुए हैं। और विज्ञानियों का मानना है कि इस क्षेत्र के हमेशा अंधेरे में रहने वाले स्थानों पर पानी की प्रचुर मात्रा हो सकती है। और आप देखते हैं कि 2008 में चंद्रयान 1 भेजा गया था। 2019 में आपने देखा होगा कि चंद्रयान 2 भेजा गया था जब क्रैश हो गया था चंद्रयान 2 का लैंडर। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन अंतिम चरण में कामयाबी हासिल करते करते रह गया था। लैंडर ने जब संपर्क टूटा था तो उस समय वह अल्टीट्यूड होल्ड चरण और फाइन ब्रोकिंग चरण के बीच था। अंतिम टर्मिनल डिसेंट चरण में प्रवेश करने से पहले ही वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और आप देखेंगे यहाँ 4 चरणों में पूरी होगी लैंडिंग। अंतिम 17 मिनट बेहद अहम होंगे। इसमें सभी मापदंडों की जांच करने और लैंडिंग का निर्णय लेने के बाद इसरो बेंगलोर के निकट बयालालू में अपने इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से लैंडिंग से कुछ घंटे पहले सभी आवश्यक कमांड लैंडिंग मॉड्यूल पर अपलोड करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया 19 मिनट में पूरी होगी और इसमें से 17 मिनट बेहद अहम होंगे। इस दौरान लैंडर के इंजन को सही समय उचित ऊंचाई पर चालू करना होगा और सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होगा और नीचे उतरने से पहले यह पता लगाना होगा कि किसी प्रकार की बाधा पहाड़ी या फिर गड्ढा नहीं हो। ये प्रक्रियाएं होंगी। इसमें देखिए रफ ब्रेकिंग चरण। इस समय चंद्रमा की 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर कक्षा में मौजूद चंद्रयान 3 का वेग करीब 1680 मीटर प्रति सेकंड है। लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू करेगा। विक्रम लैंडर में लगे 4 इंजनों को फायर कर वेग को कम कर किया जाएगा। फिर आप देखते हैं दूसरा अल्टीट्यूड होल्ड चरण। लगभग 10 सेकंड तक अल्टीट्यूड होल्ड चरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इस समय आप देखिए लैंडर 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति की ओर झुकेगा। ऊंचाई 7.42 किलोमीटर से घटाकर 6.8 किलोमीटर और वेग 336 मीटर प्रति सेकंड क्षैतिज व 59 मीटर प्रति सेकंड ऊर्ध्वाधर कर दिया जाएगा। फिर आप देखते हैं फाइन ब्रेकिंग चरण। यह प्रक्रिया 175 से सेकंड चलेगी। इस चरण में लैंडर पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में चला जाएगा। ऊंचाई 6.8 किलोमीटर से घटाकर 800 प्रति 1000 मीटर कर दी जाएगी और गति लगभग 0 मीटर प्रति सेकंड होगी। लगभग 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर केवल 2 इंजनों का उपयोग किया जाएगा। अन्य 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे। 150 से 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर लैंडर अपने सेंसर और कैमरों का उपयोग करके सतह को स्कैन करेगा और ताकि यह जांचा जा सके कि कोई बाधा तो नहीं है। फिर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए यह नीचे उतरना शुरू कर देगा। टर्मिनल डिसेंट चरण। जब लैंडर निर्धारित लैंडिंग स्थल से करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो इसके सभी इंजन बंद कर दिए जाएंगे ताकि यह सीधे अपने पैरों पर नीचे आ सके और यह अंतिम चरण होगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान विक्रम लैंडर पर लगे विशेष सेंसर और ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगातार इसकी दिशा को नियंत्रित कर रहे होंगे। और लैंडर कैमरे में 70 किलोमीटर की ऊंचाई से खींची तस्वीर अभी। और देखिए हमारी अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि किसकी बात हो रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
देखिए 2019 में जो असफल हुए थे हम लोग, उससे हम लोगों ने सीख ली है और सुधार करके हम लोगों ने इसे भेजा है। तो कहते हैं ना कि सफल असफल कभी नहीं होता है इंसान, जब वो असफल होता है तो उससे कुछ ना कुछ उसे सीख मिलती है, और उन सीख को अगर ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ता है तो जरूर सफल होता है एक दिन। भारत बनेगा दुनिया के विकास का इंजन, ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में बोले प्रधानमंत्री मोदी। का भारत जल्द बनेगा 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था। ये आप देख लेंगे। पीएम साहब ने जोहान्सबर्ग में बन रहे स्वामीनारायण मंदिर का 3D मॉडल भी देखा है। ब्रिक की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में याद रखिएगा, पहले ब्रिक के नाम से जानते थे, अब ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। रसिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया और अफ्रीका हो गया इसमें शामिल। 2010 में अफ्रीका को शामिल किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है आपका, क्या कर लेता है, पूछ लेता है कई बार क्वेश्चंस। ब्रिक्स और ये आप देखें, ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी के लगभग 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% और वैश्विक व्यापार के 16% प्रतिनिधित्व करता है एक तरह से। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष BRICS क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं के द्वारा की जाती है। पहले आप देखते हैं ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, और आप देखिए 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिसे समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। छोटे कस्बों के अस्पताल अब विदेश से आसानी से ला सकेंगे पुरानी चिकित्सीय जांच मशीनें। MRI सहित ऐसे 50 मशीनों की सूची जारी, चालू और गारंटी वाली मशीनों को ही मिलेगी अनुमति। इसमें आम लोगों को सुविधा होगी इससे, यही माना जा रहा है। NEP पर कर्नाटक की रोक पर प्रधान ने कहा कि यह घटिया राजनीति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में के अमल पर रोक लगाने की कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बयान पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा हुआ है सिर्फ दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ये आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में आई हुई है ना, उसी की बात हो रही है। और कर्नाटक की अगर आप लोग बात करें तो ये आप देखिए, कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। विधानसभा में देखेंगे कि आप लोग कितनी सीटें हैं, यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर आप देखिए सिद्धारमैया साहब हैं। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। रक्षा जासूसी मामले के में कनाडा के कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। CBI ने रक्षा जासूसी मामले में कनाडा के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। कनाडा में 2019 में स्थायी निवासी बन चुके राहुल गंगल को सोमवार को यहां पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। एक विशेष अदालत ने आरोपी को CBI की 4 दिन की हिरासत में भेजा है। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब भारतीय मानकों पर होगा कारों का क्रश टेस्ट। अब कारों का क्रैश टेस्ट भारतीय मानकों के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दोपहर को देश का पहला कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 3.5 टन तक के मोटर वाहनों की सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना है। ये प्रोग्राम 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह ऑटोमोबाइल उद्योग और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इससे वाहनों की सुरक्षा सुविधाओं में सुधार होगा। और सबसे अच्छे मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, आप भी जानते हैं। लक्षद्वीप के सांसद की 2 सिद्धि निलंबित करने का आदेश रद्द हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए वापस केरल हाईकोर्ट को भेजा। 6 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है, तब तक बची रहेगी फैजल की संसद सदस्यता। ये आप देखते हैं कि जो फैजल हैं यानी कि सांसद है, ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है इन्हें। और शीर्ष कोर्ट ने हत्या प्रयास के मामले में फैजल को की 2 सिद्धि निलंबन
करने का केरल हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही मामला वापस हाईकोर्ट को भेजते हुए वह नए सिरे से विचार करके 6 सप्ताह में इस पर निर्णय लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और जब किसी को 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। राहुल गांधी की हुई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उसी की बात हो रही। ठीक है, ये आप देखिए कार्लसन को बराबरी पर रोकने में सफल रहे ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने मंगलवार को फीडे विश्व कप का शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल की पहली क्लासिकल बाजी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को बराबरी पर रोक रखा है। चुनाव से पहले राहतों का पिटारा खोलेगी सरकार। ये त्योहारी सीजन में लेकर आगामी बजट तक जनता को हर सहूलियत दे सकती है मोदी सरकार। अगले महीने शहर में मकान खरीदने के लिए नई स्कीम की घोषणा तय। सस्ता हो सकता है सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम में मिल सकती है क्या राहत। एक तो आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। आपके लोकसभा में कितनी सीटें हैं टोटल? 543 सीटें देखने को मिलेंगी और अभी 4 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश, आप देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो इस तरह की बातें तो होंगी ही। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप देखिए विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। एम्स में ट्रायल के तौर पर प्रत्यारोपण के लिए ड्रोन से पहुंचाया कार्निया। ट्रायल से आगे नहीं बढ़ पाई योजना, नियमित तौर पर इस्तेमाल के लिए स्वीकृति मिलना बड़ी चुनौती है। ये आप देखिए दूसरी जगहों पर आप देखते हैं कुछ भेजना है। आप देखते हैं कि चाहे चिकित्सा की क्षेत्र की बात कर लीजिए तो ड्रोन की बात हो रही है ना आजकल, तो उसी की बात हो रही है। यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगा रैपिड एक्स कनेक्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने किया डिजिटल टिकट बुकिंग ऐप का नामकरण। और टिकट के साथ स्टेशन नेविगेशन, ट्रिप प्लानर व अन्य सुविधाओं का विवरण भी मिलेगा। ऐप में ही आप देखिए होगा खोया पाया का विकल्प, दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत। इसमें सहयोग की नई इबारत लिखेंगे ब्रिक्स देश। और सम्मेलन में ब्रिक्स की विस्तार को लेकर भी फैसला होने की संभावना। बड़े एजेंडा पर विमर्श और संगठन की भावी रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है ना दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में, तो उसी की बात हो रही है, आप देखेंगे। और पुतिन वर्चुअली शामिल होंगे इसमें। और आप देखते हैं कि कई देशों ने सदस्यता के लिए आवेदन भी किया हुआ है इसमें, 20 से अधिक देशों ने। अशांति के अड्डे बन गए लोकतंत्र के मंदिर। धनखड़ साहब के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन को उपराष्ट्रपति ने किया संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में मुद्दों पर विमर्श होना चाहिए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग से जुड़ेंगे सचिन। ये आप देखिए निर्वाचन आयोग आज तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन नामित करेगा। तेंदुलकर और चुनाव आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर होंगे हस्ताक्षर। और आप देखते हैं कि क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है इन्हें। यूपीएससी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने की बाद प्रकाशित करने की यूपीएससी के फैसले को चुनौती दी गई थी। और आप देखिए जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस संजय करोल ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दी और दिल्ली हाईकोर्ट में इस प्रकार की याचिका लंबित होने पर इसे वापस लेना मानकर खारिज कर दिया गया है। गत 2 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा सेवा अभ्यर्थियों द्वारा दायर ऐसी याचिका की विचारणीयता पर फैसला को सुरक्षित रख लिया था। याचिका में यूपीएससी को तत्काल उत्तर कुंजी प्रकाशित करने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने यूपीएससी से याचिका पर प्राथमिक आपत्तियां दायर करने के लिए कहा है। और आप देखते हैं पैटर्न बदल रहा है क्वेश्चंस का प्रीलिम्स में। इस बार का 2023 का देखिए आप लोग, अब अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और सभी फैक्ट को क्लियर नहीं रखते हैं तो वो अंदाजा लगाने वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है। तो बड़े ध्यान से पढ़िए,
बेस मजबूत रखिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, स्पेशल बुक्स अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई में सीबीसी के आदेश की अनदेखी की गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हो रही है, इसके बारे में भी आप लोग सीबीसी के बारे में एक सामान्य जानकारी रख सकते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1 फरवरी 1964 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। जस्टिस विकास श्रीवास्तव आज लेंगे एनजीटी के चेयरमैन पद की शपथ। न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की लेंगे जगह। 6 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए थे जस्टिस गोयल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में हुई थी इसकी स्थापना। और आप देखते हैं न्यायमूर्ति श्री प्रकाश 2 फरवरी 1987 को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में कर, नागरिक और संवैधानिक मामलों पर लंबे समय तक प्रैक्टिस की इन्होंने। 18 जनवरी 2008 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश और 15 जनवरी 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 11 अक्टूबर 2021 को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी इन्होंने। और 30 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। और आप देखिए 31 मार्च 1961 को जन्मे श्री जस्टिस श्रीवास्तव ने 1987 में आप देखते हैं कि वकालत शुरू की थी। ओल्फा के साथ बातचीत सही दिशा में है। आप देखिए असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये आप देखिए ओल्फा के साथ बात हो रही है, एक संगठन है ये, ठीक है। समान नागरिक सहायता गोवा के लिए गौरव की बात है, मुर्मू साहब कह रही हैं। 3 दिवसीय यात्रा पर गोवा पहुंची राष्ट्रपति का राजभवन में अभिवादन हुआ। राज्य के कार्निवल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर भी दिया है। देखिए समान नागरिक सहायता कहने का मतलब है कि सबके लिए समान कानून की बात होती है। क्रिमिनल कानून तो आप देखते हैं सबके लिए बराबर है, लेकिन सिविल कानून आप देखते हैं कि अलग अलग धर्मों में, जातियों में, समुदाय में देखने को मिलता है, तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। एक कॉलेजियम का उद्देश्य विविधता का प्रतिनिधित्व करना है। सुप्रीम कोर्ट पॉलीवोकल नहीं बल्कि एक जन केंद्रित अदालत। जस्टिस भुइयाबार जस्टिस भट्टी के अभिवंदन समारोह में बोले हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़। और आप देखते हैं कि कॉलेजियम ही तो आप देखते हैं नियुक्ति स्थानांतरण करता है अधिक न्यायाधीशों की, उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर याचिकाकर्ताओं को आज दलीलें खत्म करने को कहा है। जो 370-35 से हट चुका है, बहुत सारे लोग उसके विरोध में आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, तो वही चल रहा है सुनवाई। ये आप देखते हैं कि राजनीति की बातें खूब चल रही हैं, राजनीति की खबरें हैं, तो आप लोगों को देख लेना चाहिए। बस ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, राजनीति आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहते हैं। नीलकंठ UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये आप देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। ये जनवरी में दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे 12 और चीते। ये आपने देखा होगा प्रोजेक्ट चीता पुनर्वास परियोजना है ना, उसी की बात हो रही है। और आपने देखा होगा कि अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए हैं और शिवपुर के कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। एक मन एक मक्कल यात्रा का प्रथम चरण हुआ समाप्त। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष ने आप देखते हैं कि ये शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मौलाना की भूमिका का ब्यौरा मांगा है। सरकार की जमानत के खिलाफ अपील 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। ये आप देखिए इस्लामी मतांतर सिंडिकेट चलाने के आरोप में मौलाना कलीम सिद्दीकी को सितंबर 2021 में गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से आरोपित मौलाना की विशिष्ट भूमिका के बारे में अवगत कराने को कहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है। देखिए लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है।
8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखते हैं 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, काफी महत्वपूर्ण राज्य है। VSSC परीक्षा में नकल के लिए इस्तेमाल किया गया विशेष उपकरण। इसरो की परीक्षा में नकल के आरोप में हरियाणा के 2 लोग गिरफ्तार हुए। केरल पुलिस कोचिंग सेंटर की भूमिका और अन्य तथ्यों का करेगी जांच। आजकल जितने भी पेपर हो रहे हैं कुछ ना कुछ आप देखते हैं कि फर्जीवाड़ा हो ही जा रहा है उसमें। कुछ महिलाओं ने 498A का दुरुपयोग कर फैलाया कानूनी आतंकवाद। कोर्ट कह रहा है कानूनी शिकायत की अनुमति देना, लेकिन इसे ठोस सबूतों के उचित ठहराया जाना चाहिए। दहेज कानून के दुरुपयोग पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा है कि कुछ महिलाओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का दुरुपयोग करके कानूनी आतंकवाद फैलाया हुआ है, और यह एक ऐसा प्रावधान है जो महिलाओं को उनके पति या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता से बचाने के इरादे से लागू किया गया। दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए कानून लागू किया गया। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ याद रखना चाहिए आप लोगों को कि कई अभी सुप्रीम कोर्ट और आपकी अदालतों के द्वारा फैसले दिए जा रहे हैं, और आप देखते हैं कि उस पर बड़ी कड़ी टिप्पणियां भी की जा रही है, क्योंकि जो कानून सुरक्षा के लिए बने हुए हैं उनका दुरुपयोग होने लगा है ना, इसलिए। एक कम लागत में भूमि की उर्वरा शक्ति को नवजीवन देगा जैविक उर्वरक। बीबीयू के पर्यावरण विज्ञानी प्रोफेसर नवीन अरोड़ा का नवोदेश। केंद्र सरकार के विभाग का मिला साथ, बागवानी भी हो रही इससे, और सफल रहा परीक्षण, मिला पेटेंट ने। और फसल अवशेष का प्रयोग होता है इसमें, आप देखेंगे किसानों को पलायन से भी रोका जा सकता है। अगर आप देखिए किसानी बढ़ेगी, खेती की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, तो उन्हें तो फायदा हो गया ही, किसानों को, हमें भी फायदा होगा, देश को। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करेगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाता है। अब आप देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो उसी पर आर्टिकल लिख दिया गया है। इसीलिए कहता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ा करिएगा, और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप तो आंसर राइटिंग बेहतर कर पाएंगे, निबंध भी आप लिख पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो निर्णायक मोड़ पर ब्रिक्स। इस समय अंतर्राष्ट्रीय ढांचा व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और इस कड़ी में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO एवं G20 की अध्यक्षता के दायित्व के साथ वैश्विक मामलों में भारत की महत्ता और बढ़ी है। इसलिए ब्रिक्स बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी दुनिया बहुत बारीकी से देखेगी। और एक वैश्विक वित्तीय संस्थान की रिपोर्ट में ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक की संकल्पना हुई थी। यह संकल्पना देखते ही देखते अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता के एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित हो गई। अब इसके विस्तार की मांग हो रही। ब्रिक की संकल्पना के पीछे विश्व की 40% जनसंख्या और 1/3 आर्थिकी को निर्धारित करने वाले देशों को समूहबद्ध करना था, और इन देशों के नीति नियंताओं को यह विचार जांचा। और 2009 में, कब? 2009 में आप देखिए ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ ब्रिक औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ाव के साथ ब्रिक अंततः ब्रिक्स हुआ, और इस एकजुटता के पीछे यही उद्देश्य था कि वैश्विक आर्थिकी में इन देशों का ये जो योगदान है उस अनुपात में आप देखिए उनकी आवाज़ नहीं सुनी जानी चाहिए। 2010 में शामिल हुआ था दक्षिण अफ्रीका, बैठक 2011 में हुई थी, ठीक है। तो उस स्वैर को मुखर किया जाएगा। इनका उद्देश्य था कि एक साथ आकर वे पश्चिम के नेतृत्व और वर्चस्व वाली वित्तीय प्रणाली के दबदबे को चुनौती देकर वैश्विक आर्थिक प्रणाली को संतुलन प्रदान करेगा। और ब्रिक्स के अभी तक के सफर को देखें तो अनुभूति होगी कि कुछ दूरी तक सही चलने के बाद उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई। इसके सदस्य देशों में अक्सर अंतर्विरोध देखे गए, विशेष भारत और चीन के बीच संदर्भ में यह बात सटीक बैठती। इस कारण भी इस संगठन की उपयोगिता और महत्व पर सवाल उठते रहे। भारत के दृष्टिकोण से ब्रिक्स से उसके जुड़ाव की एक वजह यह भी थी कि वह समान विचार वाले ऐसे देशों के साथ जुड़ना चाहता था जो चीन के निरंतर बढ़ते दबदबे और दुस्साहस की स्थिति में एक आंतरिक मंच पर उसे जिम्मेदार और जवाबदेह बना सके। भारत को उम्मीद थी कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस जैसे सहयोगी चीन पर दबाव डालकर ब्रिक्स को उसके लिए उपयोगी बनाएंगे, लेकिन बदलते समय और परिस्थितियों के दौर में यह उम्मीद धराशायी होती गई है। एक वक्त रूस जैसे ताकतवर देश की भारत के प्रति बड़ी स्पष्ट और निकट सहयोग वाली नीति थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं। अब रूस का झुकाव चीन की ओर बढ़ रहा है
ऐसे में भारत के नजरिए से ब्रिक्स को लेकर नई रणनीति बनाना आवश्यक हो गया है। जिन परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है, उससे पूरे विश्व की निगाहें इस पर लगना स्वाभाविक है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नोटिसों के चलते मेजबान दक्षिण अफ्रीका और रूस में सहमति बनी है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इनमें नहीं आएंगे। ब्रिक्स मंत्री सरगेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान यह संगठन कई मुद्दे पर चर्चा करेगा। एक मुद्दा तो डॉलर के विरुद्ध करेंसी रणनीति का है और यह तय है कि भारत डॉलर को लेकर ऐसी किसी भी रणनीति का हिस्सा नहीं बनेगा जो वैश्विक आर्थिक मामलों में चीनी दबदबे को और बढ़ाए। और आप देखते हैं कि इससे भी बड़ा मुद्दा ब्रिक्स के विस्तार का होगा। इस बार कई अन्य देश बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और कुछ सदस्यता के लिए आवेदन भी कर रहे हैं। चीन उनमें से कुछ देशों को स्थायी रूप से जोड़ना चाहता है। असल में विस्तार के पीछे चीन की मंशा ब्रिक्स को पश्चिमी के विरोध एक भू राजनीतिक संगठन के रूप में ढालने की है, और जबकि मूल रूप से यह आर्थिक सहयोग का एक मंच रहा है। चूंकि रूस भी इस समय पश्चिमी देशों के रवैये से परेशान है, तो संभव है कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं हो, लेकिन ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे ऐसे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। ब्रिक्स की पिछली बैठक में इसके विस्तार पर चर्चा हुई थी, लेकिन भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका इसके संभावित सहयोगी देशों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं और उनका जुड़ाव इसे किस प्रकार उपयोगी बनाएगा। ये देश चाहते हैं कि विस्तार से पहले सदस्य देशों में ही अंतर्विरोध समाप्त कर व्यापक सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। वैसे भी अब जिन नामों की चर्चा है उनमें से अधिकांश चीनी कर्जे के जाल में फंसे हुए हैं और उसकी आप देखिए उस बेल्ट एंड रोड परियोजना के साथ जुड़े हैं, जो आप देखते हैं कि जिसकी राह में कई अवरोध खड़े हो रहे हैं। और जाहिर है कि ब्रिक्स के विस्तार को लेकर चीन की नीयत में खोट है। चूंकि ब्रिक्स सहमति से चलने वाला संगठन है, इसलिए चीन चाहकर भी मनमर्जी नहीं कर पाएगा। वहीं भारत ने पश्चिमी देशों के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं किया है, ना ही वह चीन के सामने झुकता है, और तो इस मामले में उसका रुख रवैया महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। ब्रिक्स बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस यात्रा पर जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 40 वर्षों के बाद ग्रीस दौरा कई मायनों में अहम है। लंबे अरसे तक भूमध्य सागर क्षेत्र को लेकर उदासीनता दिखाने के बाद भारत ने इटली, स्पेन के बाद ग्रीस के साथ भी संबंधों को मजबूती बनाने की पहल की है, और इस कड़ी में ग्रीस और महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े पैमाने पर अब चीन से कर्ज लेने के कारण वह उसके प्रभाव में रहा है। अब यूरोप में चीन विरोधी धारणा मजबूत होने से ग्रीस भी रणनीति बदल रहा है, और भारत और ग्रीस के संबंध तो ऐतिहासिक और सभ्यतागत कड़ियों से जुड़े हैं। ऐसे में उनमें मजबूती की अंतर्निहित संभावनाएं विद्यमान है। प्रधानमंत्री का दौरा इन संभावनाओं को भुनाने का भी काम करेगा। ग्रीस ने अब भारत के लिए यूरोप का द्वार बनने की पेशकश की है और लॉजिस्टिक्स के मामले में वह भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रीस दौरा यूरोप में भारत के विस्तार और चीन के प्रभाव को घटाने का भी एक जरिया बनेगा। लेखक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष, जिनका नाम है हर्ष भी पंत के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये अपनी हदें पार करता अंध विरोध। कुछ लोग आप देखते हैं यह समझने को तैयार नहीं कि सरकार विरोध करते हुए देश विरोध की हद तक नहीं जाना चाहिए। एक बात और आप लोगों को बताऊं, चलिए ये पढ़ते रहा करिएगा। ये अभी आपने भड़काऊ बयान देने में माहिर हैं प्रकाश राज, उन्हीं की बात हो रही है। आप देखते हैं कि हमारे देश में कब कौन किसका विरोध कर दे और कब वो सरकार का विरोध कहलाने लगे, बड़ी मुश्किल कहना है। ये ऐसा नहीं कि आज की बात है, पहले भी होता था, अभी हो रहा है। ऊर्जा, सुख की ऊर्जा। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख पाने की आकांक्षा में दौड़ रहा है। वह चाहता है कि संसार की वे सभी वस्तुएं उसे प्राप्त हो जाएं जिनमें वह पूर्णतः सुखी हो जाए। उसके सारे प्रयत्न सुख पाने के लिए ही होते हैं। निरंतर ऐसा करके ही भी उसने जो पाया है वह उसके सुखी नहीं, बल्कि उसे जो मिला है उसे पाने के लिए दुखी रहता है। चलिए, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। यहाँ भी आप देखिए शिक्षा पर सस्ती राजनीति जो कर्नाटक में हो रही, उसी की बातें हो रही है। गुलामी के प्रतीक स्वाधीनता के अमृतकाल में आकर भी अब तक हम मुगल और उपनिवेश काल की गुलामी के प्रतीक का यदि उन्मूलन नहीं कर सके थे तो लज्जास्पद होने के साथ ही मानसिक गुलामी का उदाहरण है। और अतीत में इसे सहिष्णुता व सांस्कृतिक विविधता से जोड़कर स्थायी बनाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अब यह मानसिक जाले साफ करने का समय है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1933 की भागीदारी अधिनियम नियमावली में परिवर्तन निर्णय ऐसा ही उपक्रम है। और आप देखिए अंग्रेजों ने जो भी कानून बनाए थे वो अपने हिसाब से बनाए हुए थे, उनने हमारे बारे में भला थोड़ी सोचा होगा। अब आप देखिए समय बदल चुका है, हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं, तो हमें उनमें या तो अब बदलाव कर लेना चाहिए या पूरी तरह से बदल देना चाहिए, अपने हिसाब से बना लेना चाहिए।
पारंपरिक ईंटों का विकल्प। भारत में पारंपरिक ईंटों लाल ईंट का निर्माण कार्बन उत्सर्जन पर्यावरण निर्मलीकरण का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। आमतौर पर इसके कच्चे माल के लिए मृदा की ऊपरी परत का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उपजाऊ मृदा की कृषि संभावना नष्ट होती है। इससे फसल की पैदावार कम हो जाती है और खाद्य सुरक्षा से भी समझौता करना पड़ता है। दूसरी ओर मिट्टी से बनी ईंटों को पकाने में कोयले की बड़ी मात्रा में खपत होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है, जो सन्निकट इलाकों की आबो हवा को दूषित कर मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। हृदय और श्वसन रोग और मृत्यु का कारण बनते हैं। मिट्टी की ईंट पर भट्टे नदियों और तालाबों के किनारे स्थापित किए जाते हैं, जिससे जल स्रोत भी दूषित होते हैं। पारंपरिक ईंटों के पर्यावरणीय दुष्परिणाम को देखते हुए अब फ्लाई ऐश ईंटों का निर्माण और इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। इनके निर्माण में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है और अतः इससे भूमि संसाधन पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। थर्मल पावर प्लांट से कचरे के रूप में निकलने वाली राख और आप देखते हैं कि धुआं सीमेंट या पत्थर की धूल इन ईंटों के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। इनका इस्तेमाल करना इसलिए फायदेमंद है कि अगर इनको खुले में फेंक दिया जाए तो इससे भूमि की उर्वरता का ह्रास, भूजल का दूषित होना, वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य की हानि होती है। पारंपरिक ईंटों की तुलना में फ्लाई ऐश ईंटें सस्ती होती हैं और इसे जलाने या पकाने की जरूरत नहीं होती, जिससे ईंधन की भी बचत होती है। उच्च शक्ति के कारण परिवहन और संचालन के दौरान कोई टूट फूट या बर्बादी नहीं होती है और अग्निरोधी और भूकंप रोधी होने के साथ कम गर्मी अवशोषण की प्रवृत्ति के कारण इससे निर्मित इमारतें अपेक्षा के ठंडी रहती हैं और जिससे शीतलन के लिए कृत्रिम संसाधनों की आवश्यकता कम पड़ती है। वही भवन निर्माण में इन ईंटों का प्रयोग करने से खर्च में कमी आती है, क्योंकि मिट्टी की ईंटों की तुलना में इन ईंटों की लागत लगभग 30% कम होती है। भारत में पारंपरिक ईंट निर्माण उद्योग में लगभग 1.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। बेशक यह रोजगार सृजन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उद्योग है, किंतु इसमें आप देखिए लंबे समय तक काम करने वाले श्रमिकों को सांस की बीमारी से जूझना पड़ता है। दूसरी तरफ पर्यावरण के लिए आप देखें कि जोखिम उत्पन्न करता है अतः जल स्रोतों को संरक्षित करने, कृषि योग्य मृदा को नष्ट करने और तथा वायुमंडल को दूषित करने से बचाने के लिए पारंपरिक लाल ईंटों के प्रयोग को हतोत्साहित करने, फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग बढ़ाने तथा इस संबंध में जागरूकता का प्रसार आवश्यक है। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। वित्तीय समावेशन की खुलती राय। देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ को पार कर गई है। मोदी सरकार ने 2014 में आप देखिए जनधन योजना शुरू की थी। इस योजना को समावेशी विकास के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया था और वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि अंतिम छोर पर आप खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभ से संबंध किया जा सके, ताकि वह आर्थिक सुधारों के फल से वंचित न हो सके। वित्तीय साक्षरता के मोर्चे पर चुनौती कायम है। गोरे रंग पर ना इतना गुमान कर, खरी खरी ये तंज कसा जा रहा है, देख लीजिए। हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव की मांग हो रही है, देखिए हरियाणा से शुरू हो चुकी है। किसान आंदोलन की फिर सुगबुगाहट हो रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले महीनों में बनी रहेगी महंगाई, वो तो देख ही रही है, उसमें क्या नई बात है। उसना चावल के निर्यात पर रोक का प्रस्ताव नहीं है, खाद्य सचिव कह रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेश की वीडियो की KYC। सितंबर से महंगी हो सकती है होंडा सिटी और अमेज। LIC को JFSL में मिली 16% हिस्सेदारी। सितंबर में 2400 करोड़ रुपए का बकाया चुकाएगी वोडाफोन। 8% से ज़्यादा रह सकती है पहली तिमाही में विकास दर हमारी, ये अर्थशास्त्रियों का कहना है। GDP क्या होता है ये आप लोग नीचे बताइए, कई बार बता चुका हूँ, इसलिए कहता हूँ कि NCERT पढ़िएगा, जो नॉर्मल शब्द रहते हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। GST बिल अपलोड कर जीत सकते हैं 1 करोड़ का इनाम। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की लॉन्चिंग 1 सितंबर को। उपभोक्ताओं को ऐप पर अपलोड करना होगा बिल इनवॉइस, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन व द्वीप, दादरा नगर हवेली में शुरू होगी योजना। GST 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। GST से सरकार को हो रहा है राजस्व का नुकसान, विवेक देव राय कह रहे हैं। अब भारतीय मानकों पर कारों का जो बताया ना क्रैश टेस्ट, देखिए PCDF की 6 डेयरी प्लांट पट्टे पर देगी उत्तर प्रदेश सरकार। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, उत्तर प्रदेश में पहली बार लगेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, आप देखेंगे। यह मेला आप देखिए 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित होगा।
ये आप देखेंगे कि मुंबई हमले के गुनहगार तब्बूर राणा के पिता पर रोक लगी है। ये 26/11 का आतंकी हमला हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। अमेरिकी कोर्ट का आदेश, जब तक अपील पर निर्णय लंबित है तब तक वह भारत को ना सौंपे। इसे देख रहे हैं स्क्रीन पर। बाकी रूस और यूक्रेन के बीच लंबी लड़ाई चल रही है। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विशंभर श्रेष्ठ ने ली शपथ। नेपाल आप देखिए है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। परमाणु संयंत्र का रेडियो एक्टिव पानी समुद्र में छोड़ेगा जापान, आप देखेंगे। लंदन स्थित ऐतिहासिक इंडिया क्लब हो रहा है बंद। मालिकों ने अगले महीने इसमें बंद होने की घोषणा की। राष्ट्रवादियों का गढ़ आखिरी बार 17 अगस्त को खुला था। इसके संस्थापक सदस्यों में कृष्ण मेनन भी शामिल थे। और इंडिया लीग के साथ जुड़ी हैं इंडिया क्लब की जड़ें। इंडिया क्लब की जड़ें उस इंडिया लीग के साथ जुड़ी है जिसने आप देखते हैं कि ब्रिटेन में भारतीयों की आज़ादी के लिए अभियान छेड़ा था इसमें। और आप देखते हैं कि 1940 से 26 कमरे हैं इसमें। पूर्व पीएम थॉक्सिन के वतन लौटने ते ही थाईलैंड के पीएम चुने गए था। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। प्रज्ञानंद की सफलता देख वीडियो गेम छोड़कर शतरंज खेलेंगे बच्चे, ये संजय कह रहे हैं। सही बात है, जो आप देखते हैं कुछ मिल रहा है वो उस पर खेलिए। विश्व चैंपियनशिप में लगातार तीसरा शॉट जीतने से चूकी सैली एन फ्रेजर, जमैका की फराट धाविका है ये। एशियाई खेलों से पहले टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ परखने का समय है। भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराया। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेलों में। ये लद्दाख में 11,000 फीट पर दिखेगा फुटबॉल जोश व जुनून। लेह के इस तोक में बने सिंथेटिक टर्फ स्टेडियम में 1 सितंबर से होगी क्लाइमेट कप फुटबॉल प्रतियोगिता। एक कोलकाता के प्रोफेसर ने फतह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। 25 लाख वर्ष पहले बनी यह चोटी बर्फीली तूफान और तेज हवाओं के लिए है कुख्यात। महिला कॉलेज की प्रोफेसर फाल्गुनी डे ने आप देखते हैं रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटियों की भी माउंट एल्ब्रस फतह की है, ये भी याद रखिए। अपने स्वास्थ्य की प्रति जागरूक रहिए, साफ सफाई भी बनाए रखा करिएगा। अब जम्मू संभाग की भी महकेगा केसर की खुशबू से। और आप देखते हैं कि केसर के बारे में यह समुद्र से 600 मीटर की ऊंचाई पर उपजाऊ मिट्टी चाहिए। केसर के 1.5 लाख फूलों से 1 किलोग्राम केसर मिलता है। 1 हेक्टेयर भूमि पर खेती से 4 किलोग्राम केसर का उत्पादन होता है। अगस्त में केसर बीज लगाया जाता है, केसर बीज, और अक्टूबर नवंबर में फूल निकलते हैं। केसर के फूलों के लिए तापमान 10 से 14 से आप देखिए 17 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पत्तों के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ये आप देखिए, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ऑर्बिटर 1 ने चांद की कक्षा से ली पृथ्वी की पहली फोटो। वर्ष 1966 में आज ही नासा के अंतरिक्ष यान ऑर्बिटर 1 ने चांद की कक्षा में से धरती की पहली फोटो ली थी और भेजी थी। इसे 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था। 28 अगस्त तक यान ने चांद की सतह की कुल 205 फोटो भेजी थी। 29 अक्टूबर को चांद की सतह से टकराकर ऑर्बिटर नष्ट हो गया था। नासा की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। ये भी याद रखिए। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आमजन तक पहुंचा वर्ल्ड वाइड वेब तो खुली इंटरनेट क्रांति की राह। 1991 में आज ही के दिन वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW को जनता के लिए खोला गया था। 3 बार W है। पहली बार कोई वेब पेज दुनिया के लिए सुलभ हुआ था। इसे यूरोप अनुसंधान एजेंसी सन के विज्ञानियों बर्नली ने डिजाइन किया था, और इससे शुरू
होने से इंटरनेट का प्रयोग पूरे विश्व में बढ़ गया। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अन्ना मणि ने दिया था योगदान। मौसम विज्ञानी अन्ना मणि का जन्म 1918 में आज ही आप देखिए दिन केरल के पीरमेड गांव में हुआ था। वर्ष 1945 में उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से मौसम उपकरण में विशेषज्ञता हासिल की। भारत लौटकर वर्ष 1948 में पुणे में मौसम विज्ञान विभाग से जुड़ी और 100 से अधिक मौसम उपकरण बनाने में अहम भूमिका निभाई। वायुमंडलीय ओजोन मापने पर 1960 में शोध आरंभ किया। सेवानिवृत्ति के बाद अब बेंगलोर में रमन अनुसंधान संस्थान की ट्रस्टी के रूप में काम किया। वह विश्व मौसम संगठन की भी सदस्य रही है। कैंसर व हृदय रोग की दवाओं से होगा कालाजार का इलाज। इन दवाओं के यौगिकों को में कालाजार के परजीवी की कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता है। IIT BHU के वैज्ञानिकों को मिली सफलता। इंसानों पर जल्द होगा इसका ट्रायल। प्रोटीन से भरपूर मटर और चने, मक्की और सौंफ की नई किस्में भी तैयार हो रही हैं। ये आप देखते हैं प्रोटीन से भरपूर मटर की नई किस्म IEPFD 12 हाल ही में रिलीज हो गई है। यह पकने में 124 दिन का समय लेती है। इसमें उसी की बात हो रही है। इसके अलावा मक्के की J1008 किस्म भी रिलीज हो गई है। 2000 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज युक्त सशक्त ड्रोन। ईरान ने अमेरिका के सशक्त MQ-9 रिपर के सदस्य उन्नत ड्रोन बनाया है। इसका नाम मोहेजिर 10 और ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर है। मंगलवार को राजधानी तेहरान में एक नए सशक्त ड्रोन का अनावरण किया गया। ईरानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार मोहेजिर 10 और MQ-9 रिपर से मिलता जुलता है और 24 घंटे तक आवास में रहने में सक्षम है और अपने कट्टर शत्रु इजराइल तक पहुंचने की क्षमता रखता है। यह 300 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। डायबिटीज पीड़ितों के ब्लड टेस्ट से पता चलेगा हृदय रोग का जोखिम। यह अनुसंधान कह रहा है। क्षरण से कम नहीं होगी उर्वरता और पैदावार। मिट्टी के कटाव से पर्यावरण को अब नहीं पहुंचेगी क्षति। IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने जैव अभियांत्रिकी की प्रभावशीलता को मापने की तकनीक विकसित की है और मिट्टी की बनावट व वनस्पति आवरण के प्रभाव की जांच की। प्राकृतिक सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहन। भूमि कटाव का आकलन करने की सरल विधि विकसित। भूक्षरण रोकने के लिए जांची पौधों व रेशों की संभावना। इस जिराफ को देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। देख लीजिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी वही खबरें हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। मेहनत करते रहिए आप लोग।